हेलो क्लास 12। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 जो है बच्चे आपके एग्जाम्स में 36 मार्क्स की वेटेज रखता है। मींस वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दोनों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इस बुक के जो वेटेज है वो ज़्यादा है। इसीलिए आप इस बुक के जितने भी लेसन्स हैं उनको बहुत ध्यान से करिएगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के माइंड में कि ये डाउट है कि जो +1 और +2 जो है, अब +1 जो है वो बेस है, नो डाउट वो बेस है आपकी अकाउंटेंसी का, बट उसका अभी डायरेक्टली +2 की अकाउंटेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट है कि हमें +1 की अकाउंट्स अच्छे से नहीं किया या कुछ कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो शायद मुझे जो +2 की बुक है वो नहीं समझ में आने वाली है। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है प्लीज़ आप उसको निकाल दीजिए, बिकॉज ये जो अकाउंटेंसी है अगर आप जो भी आप +2 की बुक्स में करोगे वॉल्यूम 1, 2, 3, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इतना +1 की बुक से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस चैप्टर से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से इन चीज़ों को जो है वो समझा पाऊँ, ताकि आपको जो अकाउंट्स है वो इजी लगे। तो आज इस वीडियो में इस चैप्टर का मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूँगी। आपको बेसिक थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, समझ में आए आगे कि ये चैप्टर क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम देखिए, उसी पे हम फोकस करके समझते हैं कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में और हमको क्या समझाना चाह रहा है। तो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मीन्स अभी जो आप अकाउंटिंग सीखने वाले हो वो किसके लिए सीखने वाले हो? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इस चैप्टर में वो हमें इसका फंडामेंटल्स मीन्स हमें बेस सिखाएंगे, बेसिक्स आपको जो है वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। अगर हम थोड़ा सा मैं आपको एक पीछे लेके चलूँ, आपकी +1 की बिजनेस की बुक में आपने टाइप ऑफ बिजनेस करा था जिसमें हमने एक देखा था सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है? एक अकेला बंदा, जब अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि एक अकेले बंदे के पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी लिमिटेड होती है, तो जो उस बिज़नेस का सारा रिस्क है वो भी अकेले उसका है। तो उस चीज़ को अगर उसको ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाना है तो 1 पर्सन की कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, उस लिमिटेशन की वजह से ये जो कंसेप्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप मीन्स जहाँ पे आप मोर देन 2 मिनिमम पर्सन जो है दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिल के उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तब जितने ज़्यादा बंदे होंगे वो कैपिटल लगाएंगे, उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका पार्टनरशिप था वो एग्जिस्टिंग में आया। तो इस पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है वो सारा हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें, आप चैप्टर में कौन कौन से कवर करने वाले हो। डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप को अच्छे से समझेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो बच्चे जो 2 टॉपिक आपके ऊपर वाले हैं ये प्योर आपकी थ्योरी है, जो कि एक चैप्टर का बेस है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपकी जो थ्योरी है, आप सिर्फ ये छोड़ के नहीं चल सकते चलो थ्योरी है इसको क्या समझना, हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं, तो प्रैक्टिकल को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको इस चैप्टर का बेस बनाना है तो उस थ्योरी को अच्छे से समझिए कि ये थ्योरी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो आगे हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपका जस्ट आज थ्योरी पोर्शन ही कवर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पार्टनरशिप को ही समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो मीनिंग देखते हैं हम। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पीपल हु फॉर्म अ कंपनी एंड इक्वली डिवाइड बोथ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ दैट कंपनी। पार्टनरशिप क्या है? किसी की 2 बंदों की एसोसिएशन, हम कहते हैं ना पार्टनरशिप कर लेना, यानी कि एक बंदे का तो वहाँ पे रोल नहीं है। ये एक एसोसिएशन है किसके बीच में? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कि एक कंपनी खोलते हैं, एक काम शुरू करते हैं और उसमें वो एग्री करते हैं
कि जो अपना प्रॉफिट है या लॉसेज है वो इक्वली या उनके रहते हैं, जो भी रेशो वो डिसाइड करते हैं उसमें जो है वो प्रॉफिट जो है वो बांटा जाएगा। तो जब ये पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आया तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया ताकि इस चीज़ को हम रजिस्टर कर सकें। तो इस पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट बना। वो एक्ट कौन सा था आपका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपने एक्ट जो है वो याद रखना है। इसी के अंडर जो है इस पार्टनरशिप को रजिस्टर करा गया। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम डेफिनेशन देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। यानी कि इस एक्ट के तहत ये क्या कहता है कि एक पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स जो कि एग्री करते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से जो है सारे इन्वॉल्व रहेंगे या उनसे वन ऑफ देम जो है उनमें से बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये हो गई आपकी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है बच्चे अगर देखा जाए, अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखते हैं कि जो अब हम इसमें अकाउंट्स बनाना सीखेंगे तो पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी। पार्टनर से उसको हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं क्योंकि तभी हम इसमें क्या सीखेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट अलग बनेंगे और फर्म का अकाउंट जो है वो अलग बनेगा। पर अगर आप लीगल व्यू पॉइंट से देखोगे तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब कि पार्टनर्स की अपने बिजनेस सेपरेट जो है उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अपनी पार्टनरशिप फर्म के अलावा। इन केस अगर इस चीज़ का मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कि अगर इन फ्यूचर में वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, बैंकरप्ट मतलब हो जाता है कि बैंक कंपनी आपकी लॉस में चलेगी, दिवालिया निकल गया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके प्राइवेट एसेट तक भी जो है वो बेचे जा सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जब हम लीगल व्यू पॉइंट से देखते हैं तो पार्टनर और पार्टनरशिप हम एक ही मान के चलते हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं। बट अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट देखते हैं तब हम उसको अलग ट्रीट करते हैं क्योंकि उनके जो अकाउंट है वो डिफरेंट मेंटेन किए जाते हैं। तो साथ साथ बच्चों में इस वीडियो में आपको बताती चलूँगी कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस में क्या पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने इसका मीनिंग और डेफिनेशन याद रखना है और ये कौन से एक्ट के अंदर आती है वो भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम इसके करने वाले हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं, आपने इनको इंडिविजुअली याद रखना है बिकॉज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो आपके फीचर से बहुत ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट फीचर्स देखते हैं। हमारा पहला फीचर क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन, कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, पार्टनरशिप बनानी है किसी के साथ, तो कम से कम देयर मस्ट बी कितने पर्सन होने चाहिए आपके पास, 2। यानी कि मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट कितनी है पार्टनरशिप के लिए, 2 पार्टनर्स चाहिए हु आर कंपीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो पार्टनर जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल भी हों, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर भी कर सकते हों। अब ये वर्ड जो है इस पे आपने फोकस करना है, इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है जी, हमने एक वर्ड यूज़ किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपीटेंट होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कंपीटेंट कौन होते हैं, कौन पर्सन है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्या हम सभी पार्टनरशिप नहीं खोल सकते? तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एज पर 1872 वो क्या कहता है कि इन 3 पर्सन के अलावा बाकी सभी इस पार्टनरशिप के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। तो वो 3 पर्सन कौन से हैं, पहले वो देखते हैं हम। जैसे कि पहला है माइनर, माइनर जो है वो आपका पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड कहता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जिसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं है, वो पर्सन आपका पार्टनर नहीं हो सकता। एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कि किसी लॉ की वजह से या कोई भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस है, या कि लॉ ने किसी भी तरीके से उस पर्सन को डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस तरीके का जो पर्सन है वो किसी भी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हो सकता। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यही आ जाता है
कि एज़ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन से पर्सन जो है वो कम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो आप ये 3 जो है आपने आंसर लिखोगे कि ये 3 पर्सन्स एज ए पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकते। तो अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि मिनिमम पर्सन कितने चाहिए, 2। क्या कोई मैक्सिमम की भी लिमिट होती होगी कि मैक्स टू मैक्स हम कितने बंदे मिलके जो है एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं? तो डेफिनेटली है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50 से ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं वो नहीं हो सकते कंपनी रूल के अकॉर्डिंगली 2014 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम पर्सन आप कितने रख सकते हो, 50, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। अगेन यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताइए और मैक्सिमम, ये आपने याद रखनी है। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड फीचर। पार्टनरशिप जो है फॉर्म कैसे होती है, मतलब बनाते कैसे हैं, वो बनती है एग्रीमेंट से। याद रखिएगा कि पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ये जो मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ इसकी एक एक लाइन आप वैसे चाहे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना आए कि फीचर्स बताइए 3 नंबर में 4 नंबर में, पर आपने बच्चे एक एक लाइन ना जब मैं बोल रही हूँ तो उसको प्लीज़ ध्यान से समझना भी है और माइंड में रखना है, क्योंकि कहीं ना ये आप अपने MCQ की भी तैयारी कर रहे हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हर पॉइंट में से बनते हैं। अब यहीं से आपको बन जाएगा कि जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। तो आपका 1 मार्क्स का आंसर क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है फिर पार्टनरशिप यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट हो जाती है। अब ये जो एग्रीमेंट है या तो वो इधर रिटन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है अमंग दी पार्टनर्स। रिटन मतलब लिखित में हम कर लें कि हाँ हम 2 बंदे या 4 बंदे जितने भी हैं वो एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं। ओरली मतलब सिर्फ बोल के कि हाँ हम 2-4 बंदे कर रहे हैं। तो जो रिटन एग्रीमेंट है, जो हम लिख के जब हम कोई चीज़ आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो उसी रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगेन 1 मार्क्स का यहाँ से फिर से आ गया कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जो लाइंस हैं उनको ध्यान से सुननी भी और अपने माइंड में रखनी है आपने। 4th फीचर देखिए इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब जो आप बिजनेस खोल रहे हो, जो बिजनेस आप एज ए पार्टनरशिप खोल रहे हो, उसका जो पर्पस है ऑफ कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस होना चाहिए। पहली कंडीशन तो उन्होंने ये लगाई है, लीगल बिजनेस मतलब अब ये नहीं है कि हाँ जी हम 2 पार्टनर मिल रहे हैं और सोच रहे हैं चलो स्मगलिंग का एक काम शुरू करते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप है, नो। तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने क्या लगा दी है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करोगे वो लीगल होना चाहिए, और दूसरा विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि आपके बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, पैसे कमाना। अगर आप किसी सोशल सर्विस के लिए या वैसे खोल रहे हो, किसी पार्टनरशिप के साथ आ रहे हो, तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं बनती, जहाँ पे आपने एज ए आपका जो प्रॉफिट मोटिव है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कोई इलीगल बिजनेस बोल दिया, या मैंने चैरिटी खोली है उसके लिए मैंने 3 बंदे लिए, पार्टनर्स बन गए और हमने एक चैरिटी जो है वो खोल दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पार्टनरशिप है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि हमने फीचर में क्या पढ़ा है, एक तो हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए और दूसरा उसका क्या मोटिव होना चाहिए, पैसा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। 4th पॉइंट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये क्यों लिखा है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस क्यों नहीं लिखा इस पॉइंट में? तो वो लॉसेस इसलिए नहीं लिखा कि जब आपके कोई किसी चीज़ को लॉस होता है, कोई घाटा होता है, वो बांटने के लिए तो हर कोई तैयार है, तभी तो हम कर रहे हैं ना कि चलो मेरा लॉस बढ़ जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब प्रॉफिट आता है उसको बांटना होता है। इसीलिए इन फीचर्स में मेन इन्होंने क्या लिखा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम एट शेयरिंग द प्रॉफिट, कि जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनर के बीच में उनका एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना। लॉसेस तो वो अपने आप ही शेयर कर लेंगे, उसके लिए तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, है ना। इफ़ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो यही मैंने आपको जैसे बताया था 1 नंबर में कि अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए आप खोलते हो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं है। ये पॉइंट आई थिंक बच्चे ये अच्छा ये ऊपर वाला ही पॉइंट पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। एंड ही कैन नॉट बी, हाँ तो इस पॉइंट में एक अपनी और चीज़ देखनी है
कि ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट ही हम कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप कोई चैरिटेबल खोल रहे हो तो वो आपका, वहाँ पे आपको किसी पर्सन ने ज्वाइन करा है तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। और अगर आप किसी पार्टनर के राइट को डिप्राइव कर रहे हो, डिप्राइव मतलब होता है छीन लेना, कि आपने उसका हक छीन लिया कि आपको इस बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम उसको भी पार्टनर भी नहीं बोलेंगे। यानी कि एक पार्टनरशिप कब कहलाएगी कि जब आपका जो बिजनेस है उसका एम क्या होगा, प्रॉफिट को शेयर करना। नेक्स्ट फीचर देखिए, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the act of other partner in respect to the business of firm। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हर पार्टनर जो है, जितने भी पार्टनर है बिजनेस के, सपोज कर लो हम 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, वो चारों के चारों जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर की एक्ट के साथ बाउंड है। बाउंड मतलब बंधा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम मान लो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं। एक पार्टनर हमारा जाके कहीं पे कोई और डील जो है वो फिक्स करके आ जाता है, या कहीं पे उसने कुछ भी एक्ट करा, कोई प्रॉमिस कराया या कोई भी डील डन कर दी, तो हम दोनों ये नहीं बोल सकते हैं बाद में कि इसने हमसे नहीं पूछा या हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो। तो हमारी पार्टनरशिप क्या बोलती है कि हर पार्टनर जो है आप दूसरे पार्टनर की एक्ट के लिए क्या हो, बाउंड हो, और हर पार्टनर जो है आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। 6th फीचर देखिए इसका, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मीन्स जो पार्टनर के बीच का रिश्ता है, जो हर पार्टनर है वो एजेंट भी है एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म भी है। अब एज ए एजेंट वो रोल कैसे प्ले करता है पार्टनर, बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अब मैं एज ए एजेंट कैसे हूँ, मान लो आप कुछ करके आ गए तो मैं उस एक्ट के साथ क्या हूँ, बाइंड हूँ, बंधी हुई हूँ। इसीलिए अब यहाँ पे मैं क्या हूँ, एज ए एजेंट। बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाई द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो एंड प्रिंसिपल कैसे है वो, बिकॉज ही हिमसेल्फ, वो अपने आप को जो है दूसरे पार्टनर की एक्ट के साथ उसको क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक ड्यूल काम कर रहे हो। जब आप कुछ करके आ रहे हो वहाँ पे आप प्रिंसिपल के रोल में आ गए, जब आप किसी के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वहाँ पे आप क्या बन गए हो, एजेंट बन गए हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि आपकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो पॉइंट मैंने आपको मीनिंग के ऊपर समझाया था, ये पॉइंट पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आपको बताती हूँ इसके बारे में डिटेल में। इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी इनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। कि जब ये एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप का, तो जो फर्म है वो आपको इन्फोर्स कर सकती है हर पार्टनर के सेपरेटली भी और जॉइंटली भी। मतलब आपकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। और ये सेपरेट आइडेंटिटी कहाँ नहीं है, लीगली में। लीगल में आप पार्टनर और फर्म एक ही चीज़ है। जब फर्म को कोई स्यू करेगा बाहर से, उस फर्म को स्यू करने का क्या मतलब है कि वो आपको स्यू कर रहा है। ठीक है, पार्टनर्स के ऊपर भी चीज़ आएगी जब कोई फर्म के ऊपर कोई भी एक्शन होगा, क्योंकि आप उनसे अलग नहीं माने जाते हो। यह पॉइंट आपने यही याद रखना है कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो मैंने आपको अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है वो सिर्फ आपने अपने उसमें याद रखना, उसको लिखित में नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि हम उसके अकाउंट भी डिफरेंट बनाने वाले हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको अलग मानते हैं, बट लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पार्टनरशिप जो है, या लोगों की नज़रों में कह लो, लॉ की नज़र में कह लो कि हम पार्टनर्स की कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो नहीं होती है। तो ये बच्चे हो गए आपके फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो पार्टनर्स हैं क्या इनके कुछ राइट्स भी होते हैं। यस, हर पार्टनर के जो बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं उनके अपने राइट्स होते हैं। तो वो क्या क्या राइट्स हैं, चलिए इनके राइट देखते हैं पार्टनर्स के। पहला राइट कहता है कि टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो, कि जो प्रॉफिट और लॉसेज है वो किस रेशो में बांटेंगे, जो भी उनके साथ रेशो एग्री हुई होगी, इक्वली हुई है, 1:1 है, 2:1 है, जो भी रेशो है जिसमें वो एग्री करेंगे उस रेशो में वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। सेकेंड राइट हमें क्या बोलता है, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस,
कि वो बिज़नेस के जितने भी कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस हैं या उनमें राइट, उनके पास ये हक होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। टू बी कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस के जितने भी मैटर हैं, अफेयर हैं, उनके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, बिज़नेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ राइट क्या कहता है कि पार्टनर्स के पास किस चीज़ का राइट है, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आई हैव अ कॉपी ऑफ इट। इंस्पेक्ट क्या होता है, चेक करना, कि जो बुक्स आप अकाउंट की मेंटेन कर रहे हो वो सभी पार्टनर के पास राइट है कि उसको बुक्स को कोई भी चेक कर सकता है। तो अगर 3 पार्टनर हैं, कोई दो पार्टनर कह रहे हैं कि हमने तीसरे को अपनी अकाउंट्स की बुक्स नहीं दिखानी या क्या चल रहा है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते कि क्या चल रहा है। नो, हर पार्टनर के पास प्रॉपर राइट है कि वो अपनी अकाउंट्स की बुक को चेक कर सके और उसकी एक जो कॉपी है वो भी अपने पास वो रख सकता है। फिफ्थ राइट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, टू डिसअलॉ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि एक नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते, अलॉ नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर्स की उसमें रजामंदी नहीं होगी। मतलब कि हम पहले 2 पार्टनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरा एक पार्टनर कल को एक पर्सन बाहर से और ले आए कि मैं इसको भी यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, पार्टनर बना रहा हूँ, तो वो नहीं बना सकता जब तक दोनों पार्टनर्स की आपस में सहमति नहीं होगी। मतलब जब तक आपस में सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, आप नए पार्टनर को अलाउ नहीं करोगे। सिक्स्थ राइट देखिए इनका, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन। ये बच्चे अपने पॉइंट ध्यान से समझना है क्योंकि ये आगे आपके प्रैक्टिकल जो आपने क्वेश्चन करने हैं आगे, उनमें ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। और जैसे मैंने आपको बोला कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पॉसिबल है ही है, ये आपको 2 मार्क्स में सीधा डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि पार्टनर्स के राइट बताओ। अगर 2 नंबर में आ गया तो कोई भी 2 जो राइट हैं आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट भी अकेला पूछ लेते हैं कि क्या पूछा उन्होंने, अगर जो पार्टनर है वो बैंक फर्म को कोई भी लोन देता है, एडवांस में पैसे देता है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है। अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ले सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। अगर तो फर्म के साथ आपका पहली एग्रीड है कि हाँ मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, जो मैंने पैसे फर्म को दिए, तो उतना जो फर्म को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मान लो अगर कोई भी रेट आपने एग्री नहीं करा, ये पॉइंट ज़रूरी है कि अगर एग्री नहीं करा उस केस में उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। ये हर हाल में उसको मिलना ही मिलना है। और ये प्रोविज़न किस में है, एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कि आपको जैसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मान लो ए पार्टनर ए है, उसने फर्म को लोन दिया 1 लाख, तो अभी कुछ भी चीज़ें एग्री नहीं हुई हैं कि उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, तो बताइए कि उसको क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो आपका आंसर क्या यहाँ पे सिर्फ होगा 6%, कि हाँ उसको 6% जो है हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, आप इसमें 2 या 3 तो पक्के याद रखिए, या जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। तो पार्टनर्स के राइट के बाद अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें आपके क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाते हैं, कि वो है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था लाइन में, कि जब पार्टनरशिप कैसे फॉर्म हुई, एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, पर ज़्यादातर हम लोग रिटर्न एग्रीमेंट को ही प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं। अब बोल के मान लो हमने डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है फ्रेंड है, आ जाओ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कल को आगे जाके उन 2 फ्रेंड्स में लड़ाई होगी, तो जो चीज़ें उन्होंने आपस में आपने डिसाइड करी कि हम इस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, या उसने कैपिटल आपने ज़्यादा लगा दी, उसकी कम लगी हुई है, बाद में अगर आप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ भी होता है, तो आप उस चीज़ों को जाके आगे लॉ में प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा, ऑरली बोल के। इसलिए बिजनेस में जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो चीज़ आपकी रिटर्न में लिख ली उसी को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड। तो आपने इन 2 टर्म को कंफ्यूज नहीं करना कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप सिर्फ क्या बता रही है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच का रिलेशन, कि जब उन्होंने मिलके डिसाइड करा कि आओ भाई चलो बिजनेस स्टार्ट करें, वो पार्टनरशिप है।
अब जब डिसाइड किया तो पार्टनरशिप आप करा तो कुछ एग्रीमेंट भी साइन करोगे। तो जब वो दो पार्टनर मिलके आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना के म्यूचुअली उसको साइन कर देंगे, वो जो पेपर में आपने एग्रीमेंट करा उसको हमने क्या बोलना है, पार्टनरशिप डीड। आई होप ये दोनों टर्म आप अपने माइंड में अब अलग अलग रखोगे। चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सिंस पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप किसका आउटकम है, एग्रीमेंट जो हमने आपस में करा। कह रहा इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, कि ये ज़रूरी है कि जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन हम रखते हैं। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कि उस टर्म्स और कंडीशन को जो है उस पर एग्री करते हैं सारे पार्टनर्स। और कह रहा यही टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपकी इधर रिटन में या फिर ऑरल हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। अब क्या एग्रीमेंट, जैसे मैंने बोला आप रिटन में कर लो या ऑरल में कर लो, अब लॉ ये कहता है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन में हो, यानी कि टोटली आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि वो जो आपने एग्रीमेंट बनाया है वो आपने लिखित में रखना है या जस्ट ऑरल आपने जो एक दूसरे को बोला है वैसे रखना है। मतलब लॉ इसको कंपलसरी नहीं बोलता है। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट, ताकि आगे जाके आपके पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो कहता उसे अवॉइड करने के लिए इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपको एग्रीमेंट किस में बनाना है, रिटन में, क्योंकि वो ड्यूली साइन और रजिस्टर्ड होगा अंडर दी एक्ट, जो आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो उसी एक्ट के अंदर इसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो हमने लिखा है अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो उसमें क्या लिखी होंगी एग्रीमेंट के अंदर, टर्म्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के क्या ऐसे रूल्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो हम फॉलो करेंगे आगे जाके। और अगेन आपका नेक्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगली लाइन में कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन कि पार्टनरशिप को और हम किस नाम से जानते हैं या और इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड हो गया। तो ये 2 नाम इसके आपने याद रखने हैं। पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आई होप यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड का जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ होगा। तो अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि डीड होती है रिटर्न में कुछ टर्म्स लिखते हैं, तो अब ये टर्म्स कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो हमने डीड स्पेशली रिटर्न में बनाई है इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, कि इसमें आपके हर पार्टनर के क्या राइट है जो ऊपर आप पढ़ के आ चुके हो, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी और क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, सब इसमें जो है वो मेंशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड, कि आपके अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है वो पहले से ही क्या कर लेंगे, हम अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे, ताकि आगे जाके अगर किसी भी पॉइंट को लेके आपके पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उस डीड में आपको लिखा होगा कि इस चीज़ का भाई क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस डीड को बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट क्या है, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर मे बी सेटल्ड ईजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर टू। सेम इसी पॉइंट को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है कि अगर आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो कि हम प्रॉफिट को ही लेके करते हैं, ठीक है, पहले एक पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई, दूसरे की कम है, तो उनमें पहले एग्री हो जाता है कि हम 2:1 रेशो में जो है
प्रॉफिट को शेयर करेंगे क्योंकि मेरी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है। तो आगे जाके जो है जिस पार्टनर ने मान लो कैपिटल कम लगाई है, उसका बीच में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो 5-6 महीने बाद उसको लगता है यार काम तो इतना ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो मेरे को कम मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है, और आगे जाके उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए कि मेरे को भी बराबर का प्रॉफिट चाहिए, पर क्या उसको वो मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप इसका आंसर रेडी लेके बैठी है आपके पास। भाई डीड क्या कहती है कि उसमें हमने क्या डिसाइड करा था कि 2:1, तो 2:1, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड में आपने अपनी टर्म्स और कंडीशन बनाई उसके ऊपर आपने एग्री करा, तो इन फ्यूचर तक वही टर्म्स और कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल रहेंगी आपकी। तो ये होगी इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इस पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाता है, ऐसा क्या कौन सी टर्म्स और कंडीशन जो है वो मेंशन होती हैं। तो इसमें बच्चे आपकी बुक में टोटल 20 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 20 के 20 रट्टे नहीं मारने हैं, कम से कम मैं आपको बोलूँगी आप 4 से 5 जो हैं पॉइंट याद कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि 2 या 3 नंबर में आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेन होता है, मतलब कौन कौन से जो पॉइंट है वो लिखे जाते हैं उसमें। तो आप कोई भी 3-4 जो हैं इसमें से आप याद कर लो, वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बाकी पॉइंट मैं आपको पढ़ के सारे बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि उस डीड में जब हम वो बनता है एग्रीमेंट कि उसमें क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी उस फर्म के पार्टनर होंगे, और फर्म का नेम एंड एड्रेस सबसे पहले तो वो मेंशन होता है उस डीड में, सभी पार्टनर्स का और फर्म का नाम और एड्रेस। सबसे इजी है, इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पार्टनर्स। थर्ड, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का है, बर्तन का है, शूज़ का है, किस चीज़ का बिजनेस है, वो भी मेंशन होएगा आपकी पार्टनरशिप डीड में। प्लेस, कहाँ आपने बिज़नेस खोला हुआ है, हेड ऑफ द जो आपका बिज़नेस है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो प्लेस मेंशन होगी वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन इफ़ एनी ऑफ द पार्टनरशिप। तो कई पार्टनरशिप जो होती है ना वो किसी ड्यूरेशन पीरियड के लिए होती हैं। जैसे कि मान लो हम 2 पार्टनर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमने माना कि हम 4 साल तक का हमने एग्रीमेंट करा कि हम 4 साल जो है वो मिलके बिज़नेस करेंगे, या जितनी भी आपने ड्यूरेशन फिक्स करी तो उस ड्यूरेशन को भी आप वहाँ पे मेंशन करोगे अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड किया हुआ है तो। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर ने कितने पैसे लगाए हैं वो भी उस एग्रीमेंट में मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो आपने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा वो उसमें मेंशन होगा। अगर कोई ड्राइंग्स आप ले रहे हो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट होगा, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, अगर आप कोई पार्टनर सैलरी विड्रॉ कर रहा है या कमीशन है, तो ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करे जाएंगे पहले से ही कि किसी को क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। और अगर फर्म की कोई गुडविल है उसको वैल्यू करने का मेथड क्या है, कौन से मेथड से आप उसको वैल्यू करोगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा आपकी फर्म का, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रहेगी, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो आप उस चीज़ को क्या कर सको, सेटल कर सको। आगे, डिसीजन टेकन इफ़ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिवालिया हो जाना। याद रखना है इस वर्ड को, ये काफ़ी बार आपको आगे आएगा। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस केस में फर्म क्या डिसीजन ले सकती है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, वेयर एज इट विल बी इन द नेम ऑफ फर्म्स और पार्टनर्स, कि जो भी बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे क्या नाम होगा पार्टनर्स का, किसके ऊपर है, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होगी। रूल्स टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, कि अगर जो भी पार्टनर हैं फर्म के कल को वो रिटायर होते हैं या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपने अपने अकाउंट की सेटलमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से आपने क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी आप उसमें मेंशन करके रखते हो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अगर कोई है तो। मेथड्स बताए जाएंगे कि जो फर्म के अकाउंट हैं वो आपने किस मेथड से रिकॉर्ड करने हैं। ऑडिटिंग का पहले फीचर्स आपका उसमें इंक्लूड होगा कि आपकी बुक्स जो हैं वो ऑडिट होंगी। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, कि आपकी पार्टनरशिप कौन सी तारीख को शुरू हुई थी, यानी कि आप कह लो कि ऑल डिटेल्स जो है आपको इस आपकी पार्टनरशिप डीड में
मिल जाएगी। तो 20 पॉइंट्स है, 4 या 5 पॉइंट जो है वो अपने माइंड में यहाँ पे रखोगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या पॉइंट जो है वो कंटेन होते हैं। बच्चों थ्योरी वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं वहाँ से भी। तो ये जो आप नेक्स्ट अगला टॉपिक कर रहे हो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना भी है और माइंड में रखना है, क्योंकि जो आपके स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ना वो इसी टेबल से आने हैं। अब पहले इसका हेडिंग देखते हैं ये बोलता क्या है। अब ऊपर हम पार्टनरशिप डीड तो पढ़ के आगे कि उसमें आपको ऑलरेडी बताया होगा, तो उस केस में तो कोई चक्कर ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको पता है सब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, हमने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या साइलेंस है। साइलेंस मीन्स आपको ये वर्ड क्वेश्चन में आगे यूज़ होगा कि मान लो कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। साइलेंट का मतलब चुप करके नहीं बैठी, कि वहाँ पे बनाई नहीं है, हमने कुछ नहीं कहती डीड, कि हमने उसमें कुछ डिसाइड नहीं करा कि पार्टनर्स क्या करेंगे। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि जहाँ पे अपने पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, नहीं है, तो फिर उस केस में क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, कि क्या हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या क्या नहीं मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग। अब पार्टनरशिप अगर डीड है तो फर्स्ट उसमें पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, जो भी हमारी एग्रीड रेशो होगी वो तो फिर आपको क्वेश्चन में लिखा होएगा कि 3:2, 2:1, तो वो आप कर लोगे। और मान लो जब आपको आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें वो कोई रेशो गिवन ही नहीं होगी आपको, तो कई बार वो मेंशन करेंगे भी कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है और कई बार नहीं भी करेंगे। तो वो उसका मतलब ही क्या है कि वहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, और रेशो आपको गिवन नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, तो उसमें रूल हमारा पहला रूल क्या बोलता है कि अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब इर्रिस्पेक्टिव का मतलब अब उसमें कोई मायने नहीं रखता कि किसकी कैपिटल कितनी ज़्यादा है। किसी अगर एक पार्टनर ने ज़्यादा करी है, कम करी है, कुछ मायने नहीं रखता, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। याद रखना है, आगे आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ पे रेशो अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होगी, जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे वो कैसे डिवाइड होगा, 1:1। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, क्या ये सब चीज़ें भी मिलेंगी? डीड में तो कुछ है नहीं, लिखा नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, नॉट अलाउड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, थ्योरी का क्वेश्चन भी इसमें बनेगा कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। आपका आंसर क्या होगा, नो। क्या कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा, नो। क्या पार्टनर कोई सैलरी विड्रॉ कर सकता है, नो। पर अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो क्या उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यस। कितना मिलेगा, 6%, ये फिक्स है। तब वो ये नहीं कह सकता, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पार्टनरशिप डीड मिसिंग थी, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि मुझे 8% इंटरेस्ट चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इसको 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है और उसकी एब्सेंस में हमारा रूल क्या कहता है कि आपको कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, 6%। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी कंसेंट नहीं देते आप किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो रूल्स बच्चे ये प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। ये LLP एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, तो इसको पढ़ लेते हैं कि LLP है क्या। LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या चीज़ है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, विद द एक्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के थ्रू जो है ये LLP एग्जिस्टेंस में आया। LLP का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड हुई है एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंडर जो है ये LLP रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। एंड इट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। ये पार्टनरशिप से बच्चे अगर आप देखोगे ना टोटली अलग है। यहाँ पे क्या बोलता है कि इन पार्टनर्स की एक अलग लीगल आइडेंटिटी है, और पार्टनरशिप में हम क्या पढ़ के आए थे कि नहीं है।
और इस LLP के ऊपर आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये कैसे बनाया जाता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें पार्टनरशिप के साथ तो ये एक्ट 2008 में बनता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और पार्टनरशिप किसके एक्ट के अंदर बनती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है इस एक्ट के अंडर, और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। और यहाँ पे इनकी एक लीगल आइडेंटिटी है, और पार्टनरशिप में पार्टनर की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती लीगली। और यहाँ पे वैसे आपको पता है कि वो उस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और पार्टनरशिप के एक्ट अप्लाई करता है। और इसको कौन क्रिएट होता है? क्रिएटेड बाय लॉ। और ये हम कैसे करते हैं? क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू जो थ्योरी जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो है हम आपका टॉपिक इसमें करने वाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन। उसकी हम थ्योरी भी देखेंगे और साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल जो है फॉर्मेट वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।